हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। बी फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जहां पे आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एजाटिडीन मैलिएट। तो भाई एजाटिडीन मैलिएट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये सिंथेसाइज होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए एजाटिडीन मैलिएट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे क्या होता है, रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस हैज़ अ 3 रिंग स्ट्रक्चर A, B एंड C वाले रिंग में आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और B से जुड़ा हुआ एक और साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है विच इज कनेक्टेड टू अ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और मैलिएट की जगह क्या आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, एक 4 कार्बन का चेन है जहाँ पे दोनों टर्मिनल पे OH लगा हुआ है और दोनों के ही सेकेंड पार्ट पे हमारे पास डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एजाटिडीन मैलिएट के स्ट्रक्चर को लर्न कर सकते हो। एजाटिडीन मैलिएट इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। इट इज अ डाइमैलिएट सॉल्ट ऑफ एजाटिडीन। इट एक्ट्स ऑन द H1 रिसेप्टर। देखो कुछ चीज़ें जो लर्न करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी चीज़ें आपको नहीं लर्न करनी है। यहाँ पे आपको लर्न करना है कि ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है और ये डाइमैलिएट सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होती है एंड H1 रिसेप्टर पे काम करती हैं, उसको एंटागोनाइज करती हैं एंड एंटी एलर्जिक एजेंट की तरह यूज होती हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो सेम मैकेनिज्म है, कंपीट्स विथ हिस्टामिन फॉर H1 रिसेप्टर साइट्स ऑन द इफेक्टर सेल। यानी कि देखो अब यहाँ पे कौन है, H1 रिसेप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बाइंड करेगा तो काम होगा, सर हिस्टामिन बाइंड करेगा तो काम होगा, लेकिन ये हिस्टामिन को बाइंड नहीं करने देते। ये यहाँ पे हिस्टामिन को बाइंड ना करके किससे बाइंड करते हैं, ये खुद ही बाइंड हो जाते हैं। हिस्टामिन को बाइंड ना करके यहाँ पे ये खुद बाइंड हो जाते हैं, कौन, AM यानी कि एजाटिडीन मैलिएट, ठीक है। बात क्लियर है। जैसे सभी ड्रग्स करते हैं, सभी ड्रग्स में कॉमन क्या है कि सर ये हिस्टामिन को वहाँ ना बाइंड करके खुद वहाँ पे बाइंड हो जाएंगे और हिस्टामिन का जो एक्शन होगा उसको प्रिवेंट कर देंगे। पूरे के पूरे हिस्टामिनिक में, एंटी हिस्टामिनिक में यही रोल है कि देखो अगर मैं इसको शॉर्ट में पूरा चैप्टर बताने की कोशिश करूँ तो देखो आपको करना क्या है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि हिस्टामिन की वजह से जब हिस्टामिन आके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे बना दे कि जब हिस्टामिन अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो कौन कौन से एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब उस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बताया ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वैसो डायलेशन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब क्या होगा, अब हम इसमें अलग से जब ड्रग्स देते हैं, जब अलग से हम कोई भी ड्रग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एजाटिडीन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर हमने जो पहले पढ़ी है सिप्रोहेप्टेडीन, है ना, ये सारी ड्रग जितने हमने पढ़ी है और भी जो पहले पढ़ रखी है डाइफेनहाइड्रामीन, अब ये सब क्या करती हैं, इस हिस्टामिन की जगह पे खुद आके इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाती हैं। अब जब खुद इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी तो ये एक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब जब ये एक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं वो हमारे बॉडी में प्रिवेंट हो जाने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर का एक सार है कि भाई इससे बाहर ये चैप्टर नहीं है और यही हर चीज़ में अप्लाई होना है। It antagonizes those pharmacological effect of histamine that are induced by activation of H1 receptor sites। यानी कि उस H1 के रिसेप्टर साइट से जो स्टिमुलेट होने से जो भी एक्शन देखने को मिलेगा ये उस एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं। Hence, it decreases the intensity of allergic reaction and tissue injury response that causes histamine release। ठीक है, बात क्लियर है। अब इनकी सिंथेसिस देख लेते हैं। सिंथेसिस में हमारे पास है 2-chloro-3-phenthylpyridine और ये रिएक्ट करेगा हमारे पोटेशियम साइनाइड से एंड दूसरा हमारे क्या करेगा सर, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे और इसमें हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहाँ पे ये जो क्लोराइड है, दिस 2-chloro विल गेट रिप्लेस्ड विथ अ COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ PPA। अब PPA के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में साइक्लाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे MgCl जो कि कनेक्टेड है एक हमारे 5
और 6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन है जो कि जुड़ा हुआ है हमारे CH3 से। इसको हम ऑलरेडी पहले हमारे सिप्रोहेप्टेडीन में हम देख चुके हैं कि भाई ये क्या करता है, ये जैसे ही जुड़ेगा ये हमारा न्यू एडिशन कराएगा और H3 हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जो कि यहाँ पे एक OH लगा देगा, और एक स्ट्रक्चर ये होगा जो कि इनको हटा के ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक हमारा OH ऐड हुआ और दूसरा ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड हो गया, एंड फिर क्या होगा, ये OH ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और ये हमारा एजाटिडीन कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे स्ट्रक्चर को लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। 1 से 2 बार आपको हर एक रिएक्शन, हर एक सिंथेसिस, हर एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, जिससे पूरा जो मैकेनिज्म है जो हमारे रिएक्शन का वो आपको क्लियर हो जाए। सीधी सी बात है, आपको जब भी पूछेगा पूरी सिंथेसिस का रिएक्शन पूछेगा तो आपको रिएक्शन मेमोराइज करना है। अब वो आपके ऊपर है, आप चाहे इस ट्रिक से याद कर लो या अपनी खुद की कोई ट्रिक बना सकते हो। यूजेस की बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकोसल कंजेशन में काम आता है, पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस के कंडीशन में काम आती है, नेजल कंजेशन, इन यूस्टेशियन ट्यूब कंजेशन, दोनों में ही ये काम आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी एस्टिमिजोल की। ठीक है, एस्टिमिजोल क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, नॉन सीडेटिंग सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है। इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग एलर्जिक सिम्टम्स एट हायर डोजेज। ज़्यादा डोजेज में क्या कर सकता है सर, एरिथमिया कॉज करता है, ड्यू टू विच इट वॉज विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट बाय द मैन्युफैक्चरर इन 1919। यानी कि अब एस्टिमिजोल देखने को नहीं मिलती, बट इसकी अच्छी बात ये थी कि सर ये बहुत लंबे समय तक काम करती थी। ठीक है, और इसमें कोई सेडेशन भी देखने को नहीं मिलता था क्योंकि ये हमारे CNS में नहीं काम करके सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरली काम करती थी। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, आप चाहे तो इसको मेमोराइज कर सकते हैं, बहुत क्वेश्चन इस पे नहीं आने वाले हैं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे 4-मिथॉक्सीफेनिल मीथेन सल्फोनेट, यहाँ पे 4-मिथॉक्सीफेनिल इथिल मीथेन सल्फोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद 1,4-फ्लोरोबेंजाइल एंड पाइपेरिडीन 4-आइल 1-बेंजो डी इमिडाजोल 2 अमीन से जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है सर, CH3SO3H क्या होगा, निकल जाएगा और क्या बन जाएगा सर, एस्टिमिजोल बन जाएगा। इसके क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट चाहो तो आप इन्हें भी मेमोराइज कर सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक्ट बाय कंपीटिंग विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग रिवर्सिबली ऑन H1 रिसेप्टर। सेम वही कहानी है, और यहाँ पे जितने भी एक्शन होते हैं हमारे GIT, यूट्रस, लार्ज ब्लड वेसल, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे, तो ये क्या करते हैं, उनको फिर अपोज करते हैं। ठीक है, और ये मार्केट से निकाल लिए गए, क्यों, क्योंकि ये एरिथमिया कॉज कर रहे थे। एरिथमिया क्या होता है, जब आपके हार्ट का जो रिदम है वो कंट्रोल में ना हो, या तो वो बहुत बढ़ जाए या तो वो बहुत ही कम हो जाए, तो उसी चीज़ को हम एरिथमिया कहते हैं, जिसमें टैकी एरिथमिया, ब्रेडी एरिथमिया, कई तरीके के एरिथमिया आते हैं। दिस रिवर्सिबल बाइंडिंग सप्रेसेस द इडीमा, फ्लेयर, प्रूराइटिस कॉज्ड बाय हिस्टामिनिक एक्टिविटी। यानी कि ये जो कंडीशन डेवलप होती है ये बेसिकली नेगेटिव कंडीशन है जो कि हमारे हिस्टामिन की रिलीज से डेवलप होती है, ये उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। सिंस एस्टिमिजोल डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इजिली, इट बाइंड्स टू पेरिफेरल H1 रिसेप्टर एंड नॉट विद दोज फाउंड इन द ब्रेन। यानी कि सीधी सी बात है, ये सेकेंड जनरेशन है। भाई सेकेंड जनरेशन की खास बात क्या है, हमने शुरू में ही डिस्कस किया, सेकेंड जनरेशन जितनी भी हमारी एंटीहिस्टामिनिक्स हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे CNS यानी ब्रेन पे नहीं काम करती, ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस करती, और ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस करेंगे तो किसी भी तरीके का सेडेशन, CTZ सेंटर पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरली काम करेंगे, एंड इट कॉजेज मिनिमल CNS डिप्रेशन। ठीक है, एस्टिमिजोल ऑल्सो एक्ट ऑन H3 रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट। ये H1 के साथ साथ H3 पे भी काम करेंगे और कुछ एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिल जाते हैं। यूजेस की बात करें, इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग एलर्जिक सिम्टम्स, राइनाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट हमारे पास है लोराटिडीन। लोराटिडीन इज एन एजाटिडीन डेरिवेटिव एंड अ सेकेंड जनरेशन H1 रिसेप्टर, यानी कि इसकी भी प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। आपको कंफ्यूज नहीं करना है लोराटिडीन को सिमिटिडीन, फैमोटिडीन से, वो अलग ड्रग हैं, ये अलग ड्रग्स हैं। इट इज़ यूज फॉर रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस एंड अर्टिकेरिया। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें, ये हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी क्या है, 3 हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। इनको क्या करना है, देखो इनमें एक में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक तो हमारे बिना किसी डबल बॉन्ड्स के है, एंड एक हमारा क्या है, क्लोराइड जुड़ा हुआ है, एक हमारे, सपोज अगर हम इसको ABC, हमेशा जब भी आप इस तरीके के स्ट्रक्चर को लर्न करें तो इसको ABC करके लर्न करें कि भाई हमारे A में क्या है सर, क्लोराइड प्रेजेंट है, B में क्या है सर, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, B से कौन जुड़ा हुआ है सर, एक दूसरा साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और उस नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जिसकी एक तरफ डबल बॉन्ड है और दूसरी तरफ क्या है, बेसिकली आप यहाँ पे नाइट्रोजन से नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन के सामने क्लोरीन है, सॉरी कार्बन है, इस कार्बन से ये जुड़े हुए हैं। कार्बन की एक तरफ क्या है, डबल O है, और एक तरफ सिंगल O है, जिससे हम क्या जुड़ा हुआ है,
है आगे चल के एक मिथाइल ग्रुप, बेसिकली ये मिथाइल नहीं इथाइल है क्योंकि यहाँ बीच में भी एक डिप्रेशन है, दिस इज ऑल्सो CH2, इसको हम CH2 बता देते हैं या फिर इसको हम इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई कि भाई लोराटिडिन की क्या स्ट्रक्चर है और कैसे इनको हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसको 102 बार आपको बनाना है। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। लोराटिडिन कम्पीट्स विथ फ्री हिस्टामिन, फ्री हिस्टामिन के साथ ये कम्पीट करता है, हिस्टामिन को बाइंड करने से रोकता है और खुद जाके उनको बाइंडिंग में अपने आप को बाइंड करा लेता है, जिससे जो हिस्टामिन के जो सिम्टम्स है, नेगेटिव सिम्टम्स है, वो हमें देखने को ना मिले। इट शोज स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव पेरिफेरल H1 एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, यानी कि ये स्पेसिफिकली पेरिफेरल रीजन में H1 जो रिसेप्टर है उनको एंटागोनाइज करते हैं, दस इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एंड टेम्पररी रिलीव द नेजल कंजेशन एंड वाटरी आइज कॉज्ड बाय हिस्टामिन। ठीक है, अब इट हैज लो अफिनिटी फॉर कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड डज नॉट शो एनी अप्रिशिएबल इन विट्रो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब क्लिनिकल यूजेज की बात करें तो जो हमारे क्लिनिकल यूज है लोराटिडिन की, दिस इज टोटली अननोन, ये अभी पूरी तरह से हमको पता नहीं चल पाया है, बट सप्रेसेस द हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन्स रिलीज फ्रॉम द एनिमल मास्ट सेल्स एंड ल्यूकोट्राइन रिलीज फ्रॉम द ह्यूमन लंग फ्रैगमेंट्स। ठीक है, यानी कि ना सिर्फ ये हमारे हिस्टामिन्स को बल्कि ल्यूकोट्राइन्स रिलीज को भी क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। यूजेस की बात करें तो सेल्फ मेडिकेशन में हम इनको खुद से ही यूज कर लेते हैं। इट इज यूज्ड अलोन और अलॉन्ग विद सूडोइफेड्रिन सल्फेट फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ सीजनल एलर्जीज। तो किस लिए यूज होते हैं सर, सीजनल एलर्जीज के लिए इनको हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ प्रोराइटिस, एरिथमा, यूट्रिकुलेरिया, यानी कि बाकी जितनी भी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इट इज़ नॉट यूज्ड इन चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, यानी 6 साल से नीचे के बच्चों के लिए ये प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है दैट इज आवर सिट्रिजीन एंड लीवोसिट्रिजीन। ये कभी ना कभी आपने कोविड से लेके अभी तक के सिचुएशन में कभी ना कभी इसको ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। तो चलिए, सिट्रिजीन और जिटेक इज ओरली एक्टिव सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग वेरियस एलर्जिक सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, कफिंग, नेजल एंड कंजेशन। देखो सीधी सी बात करें तो सिट्रिजीन सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है। कोई भी तरीके की आपको एलर्जी होती है, कोई भी तरीके की आपको कोल्ड होता है, सिट्रिजीन डॉक्टर्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है और ये सेकेंड जनरेशन भी है, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या ब्रेन को नहीं अफेक्ट करती है। इस वजह से ये सबसे सेफेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल ड्रग हम इसको मान सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बीच में एक कार्बन है और कार्बन से जुड़े हुए हैं 2 बेंजीन रिंग। ठीक है, पहले बेंजीन रिंग में एक क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्लोरोबेंजीन इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज आवर क्लोरोबेंजीन एंड 1 इज आवर बेंजीन। सेकंड है हमारा डबल नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग एंड जो टर्मिनल नाइट्रोजन है उससे जुड़े हुए हैं इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप हमारे ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हुए आगे एक और इथाइल से जुड़े हुए हैं विच टर्मिनेट्स एट OH, क्योंकि हमारे लास्ट में OH से जुड़ा हुआ है, एक डबल O कंपाउंड है, यानी कि एक कीटोन कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, बेसिकली ये कीटोन नहीं, दिस इज आवर COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो एक बार इसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, कुछ कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास A, B एंड C स्ट्रक्चर्स हैं। A में क्या जुड़ा हुआ है सर, हमारे क्लोरोबेंजीन। B में क्या है सर, एक नॉर्मल बेंजीन एंड C से हमारा एक डबल नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है और उस टर्मिनल नाइट्रोजन से हमारा इथाइल से जुड़ा हुआ है हमारे पास एक ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के आगे हमारे पास एक कार्बन है जिससे जुड़ा हुआ है हमारा COOH। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिंथेसिस की बात करते हैं। तो 1,4-क्लोरोफेनिल, 1 मिथाइल एंड पाइपेराजीन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरोइथॉक्सीएसेटामाइड। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है सर, यहाँ से देखो बेसिकली यहाँ से H और यहाँ से जो Cl है ये निकल जाएगा। ठीक है, ये Cl निकल जाएगा और ये Cl निकल के क्या हो जाएगा सर, HCl बाहर हो गया। हमने बताया था H को हमेशा Cl से प्यार हो जाता है, तो भाई HCl क्या करते हैं, आपस में निकल लेते हैं, चलो भाई हम यहाँ से चलते हैं। और जब ये दोनों को पता चलता है कि HCl निकल चुके हैं, हमारी एक सीट खाली है, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में कंजुगेट कर लेते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और इस बड़े स्ट्रक्चर को जब हम बेस से रिएक्ट कराते हैं तो हमको सिट्रिजीन देखने को मिलता है, यानी NaOH से रिएक्ट कराने पे हमको सिट्रिजीन देखने को मिलता है, जहाँ पे ये जो CONH2 है दिस विल कन्वर्ट टू COOH। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इस चीज़ को आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सिट्रिजीन इज एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एंड हाइड्रोक्सीजीन मेटाबोलाइट। मेनली एक्ट कहाँ करता है,
इनिबिशन ऑफ पेरिफेरल H1 रिसेप्टर, ये इसको इनिबिट करता है। इट्स एन एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी इज गिवन बाय वैरायटी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन मॉडल्स, यानी कि ना सिर्फ ये एनिमल और ह्यूमन दोनों पे ही ये टेस्टेड है। इन विवो एंड एक्स विवो बॉडीज मॉडल्स हैव शोन इनसिग्निफिकेंट एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटी सेरोटोजेनिक इफेक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोलिनर्जिक और सेरोटोनर्जिक इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, यानी कि कोलिनर्जिक एक्शन और सेरोटोनर्जिक एक्शन इसमें देखने को नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें सर, इससे हमें क्या मतलब समझने को है, यानी कि हमारे हेपेटाइट सेंटर, हमारी लैक्रिमेशन, सिक्रीशंस, इन सब चीज़ों पे इसका बहुत इफेक्ट नहीं आता है जो कि हमारे कोलिनर्जिक और सेरोटोनर्जिक से एसोसिएटेड हैं। However, during clinical studies, dry mouth occurred frequently during cetirizine than a placebo। और ड्राई माउथ बार बार, जबकि ये बताया गया कि ड्राई माउथ एक सिम्टम्स आपके इसमें बार बार देखने को मिला, लेकिन ड्राई माउथ हमको कहाँ देखने को मिला था, हमने इसको कोलिनर्जिक वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो यानी कि ये कोलिनर्जिक सिम्टम्स में एक ड्राई माउथ देखने को मिलता है। और विट्रो की बात करें, इन विट्रो रिसेप्टर बाइंडिंग स्टडीज एक्सप्लेन देयर इज नो डिटेक्टेबल एफिनिटी ऑफ सिट्रिजिन एग्जिस्ट फॉर हिस्टामिन रिसेप्टर अदर देन H1 रिसेप्टर, यानी कि H1 रिसेप्टर के अलावा और किसी भी हिस्टामिन रिसेप्टर पे ये बाइंड नहीं करता, अफिनिटी नहीं रखता। इन स्टडीज विथ रेडियो लेबल्ड सिट्रिजिन इन रैट्स इट वाज सीन दैट सिट्रिजिन इनसिग्निफिकेंटली पेनिट्रेट्स इनटू द ब्रेन, और ये भी पाया गया कि जो सिट्रिजिन है ये जो हमारे ब्रेन में जो पेनिट्रेशन है ये भी इसकी कुछ खास नहीं है, बट कुछ हद तक इनके कुछ इफेक्ट देखने को हमको मिल जाते हैं। एक्स विवो स्टडीज इन माउस हैव शोन दैट सिट्रिजिन ऑन सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट ऑक्यूपाई द सेरेब्रल H1 रिसेप्टर, यानी कि अगर सिस्टमिक हमको पेरेंटल्स भी देते हैं तो भी ये हमारे H1 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई नहीं करते जो कि हमारे ब्रेन में है। ये स्टडी किस पे की गई थी सर, ये स्टडी हमारे ह्यूमंस पे नहीं बल्कि माउस पे करते हुए हमने ये देखा था। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करती, यहाँ पे शुरू के 3 पॉइंट्स हैं, आप इनको ही लर्न करेंगे। चलो मैं इसको एक बार मार्क भी कर देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर वाले पॉइंट्स ही आपको मेमोराइज करने हैं। ये अगर आपके सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बता दी गई है कि सर जब भी आपको क्यूरियोसिटी हो इस टॉपिक पे तो आप इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। यूजेस सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस एंड क्रोनिक यूटिकेरिया में इनको यूज़ करते हैं। अब लिवोसिट्रिजिन की बात करते हैं। बेसिकली लिवोसिट्रिजिन हमारे सिट्रिजिन का एक एडवांस्ड आइसोमर है। लिवोसिट्रिजिन इज अ थर्ड जनरेशन नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक यूज फॉर ट्रीटिंग द सिम्टम्स रिलेटेड टू द सीजनल एंड पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस, अनकॉम्प्लिकेटेड स्किन कंडीशन यूट्रिकेरिया और प्लूराइटिस ऑफ क्रोनिक एडियोपैथिक यूट्रिकेरिया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म, क्या है, मैकेनिज्म पूरा सेम रहने वाला है। ठीक है, यूजेस भी इसके लगभग सेम होने वाले हैं। ठीक है, अब आगे थे हम अपने क्रोमिल सोडियम एंड हमने जो 2 ड्रग की बात करी थी जो कि साथ में हम दे रहे थे, देखो यहाँ पे क्रोमोलिन सोडियम इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ क्रोमोलिन विच इज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर हैविंग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। ये क्या करते हैं सर, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं, वहाँ से हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। यानी कि हिस्टामिन क्या होता है, मास्ट सेल में पैक होता है, अब ये उसको स्टेबलाइज करते हैं। क्या इसमें से ये हिस्टामिन क्या है जो पैक ही रहे, बाहर ना आए। It may inhibit the antigen stimulating calcium transport across the mast cell membrane, hence inhibit the release of histamine, leukotrienes and other substances that causes hypersensitivity reaction। देखो हमने बार बार अपने डिस्कस किया है कि कभी भी कैल्शियम के आने से ही डीग्रेनुलेशन होता है। देखो ये है मास्ट सेल, चलो मैं एक स्टोरी बता देता हूँ। ये क्या है, मास्ट सेल है, मास्ट सेल यानी कि इसको बेसिकली आप मस्त सेल समझ लो, एकदम मस्त रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, मजा कर रहा है एकदम। अब मजा जब कर रहा है तो इस टाइम पे जब भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई, कोई एलर्जी आया, कोई डस्ट पार्टिकल आया, कोई ठंडी जैसी चीजें लगी, कोल्ड्स के सिम्टम डेवलप हुए, सीजन चेंज हो गया, तो भाई मस्त चीज क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब मस्त चीज जब डिस्टर्ब हुई तो इसके पास कौन आया, इसके पास आया कैल्शियम। और कैल्शियम बोला सुनो भाई जगो और अपने अंदर से अपनी पावर दिखाओ। तो इसने क्या किया है, इसके पास पावर क्या होती है, हिस्टामिन। इसके पास पावर क्या होती है, हिस्टामिन। और बहुत सारी चीज़ें इसमें भरी हुई होती हैं, लेकिन सबसे यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हिस्टामिन को। और जैसे ही ये हिस्टामिन को रिलीज करेगा, जब मस्ट सेल को कोई डिस्टर्ब करता है तो कौन रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। अब हिस्टामिन रिलीज हुआ तो हिस्टामिन कई तरीके के सिम्टम्स शो करता है। जैसे आपको पता है वैजो कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे वैजो डायलेशन शो करता है, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन शो करता है, और क्या करता है सर, स्नीजिंग, रेडनेस,
है ना। ये सभी सिम्टम्स किसके हैं सर, हमारे हिस्टामिन की वजह से होते हैं। अब क्या हुआ, अब इस हिस्टामिन को हमको क्या करना है, बचाना है, रिलीज नहीं होने देना है। या तो ये रिलीज हो तो ये रिसेप्टर पे, देखो हिस्टामिन रिलीज हुआ फिर क्या करेगा सर, ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है, और बाइंड करने के बाद ये सिम्टम शो करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले वाले जितने भी हम ड्रग्स पढ़े वो क्या करते थे, ये इसको रिसेप्टर से बाइंड नहीं करने देते थे, ठीक है। अब जो हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, क्रोमोलिन सोडियम जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या करता है, ये कहता है भाई इसको निकलने ही क्यों देना है, इसको वहीं रहने दो। तो ये क्या करता है, इस मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है, ये इस मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है कि भाई तुम आराम से रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम मस्त रहो, ठीक है, तुम क्या रहो, मस्त रहो। तो ये इसको एकदम मस्त रखता है। चलो मैं इसको मस्त बना देता हूँ, ये यस, तो मास्ट सेल क्या एकदम मस्त है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको मस्त रखता है, मतलब स्टेबलाइज रखता है, इसमें से हिस्टामिन के रिलीज को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट कैसे करता है, ये कैल्शियम जो इसके पास आ रहा है, ये इस कैल्शियम को आने ही नहीं देता है। क्या करता है, इस कैल्शियम कहता है तुम दूर जाओ, अगर कैल्शियम आ गया तो ये क्या कर देगा, इसको डीग्रेनुलेट कर देगा, और इसमें से जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स हैं, वो निकल जाएंगे बाहर, और वापस से ये सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। और जब ये इसको प्रिवेंट कर दिया तो ये सिम्टम डेवलप नहीं हो पाए। आई होप कहानी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो क्रोमोलिन सोडियम प्रिवेंट द डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स एंड दस प्रिवेंट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस एसआरएस ए मीडिएटर्स ऑफ टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन। दिस में ऑल्सो सप्रेस द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी ल्यूकोट्राइंस एंड एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ कैल्शियम इन्फ्लक्स। और ये कैल्शियम इन्फ्लक्स को क्या करता है, इनिबिट करता है। यूजेस की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्मा, है ना, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस, वर्नल कंजक्टिवाइटिस एंड वर्नल केराटाइटिस, ठीक, यहाँ भी यूज करते हैं। थर्ड, इट इज यूज फॉर प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा इंड्यूस्ड बाय एलर्जी एंड एक्सरसाइज। ऑन इनहेलेशन इट प्रिवेंट द ब्रोंकियल एस्मा अटैक इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ 2 years ऑफ एज, ठीक है। तो ये सभी यूजेस आपको आई थिंक नाम पढ़ने से ही क्लियर है, बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलो अब इनके साथ में कुछ जो हमारी H2 एंटागोनिस्ट वाली ड्रग्स हैं इनको हम देख लेते हैं। तो भाई H2 एंटागोनिस्ट में क्या है, H2 एंटागोनिस्ट की इंट्रोडक्शन देखिए। सिमिटिडीन वाज फर्स्ट एजेंट टू बी क्लिनिकली यूज फॉर H2 ब्लॉकर। देखो H2 एंटागोनिस्ट का मतलब पहले यहाँ पे समझ लो, दो रिसेप्टर हैं, एक H1 और एक H2। H1 की बात हमने कर ली, अब H2 की बारी आती है। तो H2 रिसेप्टर क्या होती है, H2 रिसेप्टर पहले तो प्रेजेंट कहाँ होती है सर, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, हमारे पेराइटल सेल्स पे प्रेजेंट होती हैं। तो H2 रिसेप्टर बेसिकली एसिड के रिलीज, एसिड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि भाई किस तरीके से हमारे जो H2 रिसेप्टर्स हैं वो काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीमेंट, अब इसमें H2 रिसेप्टर को अगर हम इनिबिट करते हैं तो क्या एक्शन देखने को मिलेंगे, क्या सिमिलर एक्शन होगा H1 रिसेप्टर से या कुछ अलग एक्शन देखने को मिलेगा, चलिए हम उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो सिमेटिडिन क्या है सर, पहली एजेंट है जो कि क्लिनिकली यूज हुई थी H2 ब्लॉकर्स के रूप में, है ना। एंड यहाँ पे ये टी हटा देंगे। The H2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पेराइटल सेल्स आर ब्लॉक्ड बाई सिमिटिडिन। तो हमारे H2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है सर, पेराइटल सेल्स पे प्रेजेंट है, और इसको किसने ब्लॉक किया सर, सिमिटिडिन ने ब्लॉक किया। द एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एज प्रोटॉन पंप इज प्रिवेंटेड बाई एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी ऑफ दिस रिसेप्टर, दस डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ H+ आयन। तो ये क्या करती हैं सर, H+ K+ एटीपेज जो प्रोटॉन पंप है इसको क्या करती हैं, इसको करती हैं इनिबिट, और इसको इनिबिट करती हैं तो क्या होता है सर, जो H+ आयन का जो सिक्रीशन है ये भी क्या होता है, कम होता है। और H+ आयन जितना कम उतना HCl भी कम। अब HCl कम बनेगा तो क्या होगा सर, एसिडिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। इनटू द ल्यूमेन, अब देखो चलो मैं थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ के बता दिया, अब इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, चलो ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। देखो H2 रिसेप्टर हमारे पेराइटल सेल्स में प्रेजेंट हैं, इनको सिमिटिडिन ब्लॉक करता है। अब सिमिटिडिन को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दो कि जब भी H+ K+ एटीपेजेस प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, ये हमारे सिक्रीट करते हैं H+ को, कहाँ पे, ल्यूमेन में, विच इन टर्न्स क्या करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम सीखेंगे कि देखो जब भी ये एक्टिवेट होता है और सिमिटिडिन इसको क्या करता है, इट इज प्रिवेंटेड बाय एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी अगेंस्ट दिस रिसेप्टर। और ये एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी कौन शो कर रहा है,
सिमिटिडीन, यानी सिमिटिडीन इसको ब्लॉक कर रहा है, किसको? H+K+ATPase प्रोटॉन पंप को। और जब इसको ब्लॉक कर रहा है तो डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ H+ आयन, यानी जो H+ आयन है ये हमारे, सपोज ये हमारा क्या है, ल्यूमन है। अब इसमें H+ है और Cl है, तो जितना H+ ज़्यादा होगा उतना ही Cl से बाइंड करके ये HCl बनाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इनको ब्लॉक करने की वजह से जो H+ का सिक्रीशन है ये क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब into the lumen is seen, यानी कि decreased secretion of H+ into the lumen is seen, which in turn decreases the detrimental effect of acid, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा, इस एसिड का जो फॉर्मेशन होगा ये भी क्या होगा, कम होगा। और इस एसिड से क्या होता है, अभी से एसिड अगर ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है सर, ये हमारा अल्सर कॉज करता है, ठीक है, एसिडिटी कॉज करता है। अब इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके इफेक्ट को, अब अगर ये HCl कम हुआ तो ये सारे इफेक्ट्स भी क्या होंगे, कम होंगे, यानी इट डिक्रीजेज द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन द म्यूकोजल लाइनिंग, और म्यूकोजल लाइनिंग में इसकी डेट्रीमेंटल इफेक्ट कम होगी तो अल्सर होने के चांसेस कम होंगे, और अल्सर हुआ है तो ठीक होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, सिमिटिडीन के बारे में थोड़ी और जानकारी रखते हैं। तो सिमिटिडीन इज अ हिस्टामिनिक कंजीनर एंड कॉम्पिटिवली इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन टू हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। ठीक है, यानी कि इसके बाइंडिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक आउटपुट। ठीक है, अब सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। इथाइल 2 क्लोरोएसिटोएसिटेट ऑन रिएक्टिंग विथ 2 moles of formamide and forms 4 carboxy 5 methyl imidazole. This carboxy group is reduced with lithium aluminum hydroxide to form 4 hydroxy 5 methyl imidazole. देखो ये है लैंग्वेज लिखने की, किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इस चीज़ की लैंग्वेज यहाँ पे गिवन है, तो भाई इस तरीके से आपको आंसर को अटेम्प्ट करना है। पहले आप ये रिएक्शन बना लोगे, पहले आप ये रिएक्शन यहाँ पे मेंशन कर लोगे कॉपी में, इन सभी चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 1 by 1 इस चीज़ों को मेंशन करते आप चले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। द हाइड्रोक्लोराइड ऑफ रिजल्टिंग एल्कोहल एंड 2 mercapto ethylamine हाइड्रोक्लोराइड reacts to form 4 2-amino-methyl thiomethyl 5-methyl imidazole dihydrochloride. This compound is reacted with an cyanoamido SS dimethyl dithiocarbonate to form thiourea derivative, which on reacting with methylamine forms सिमिटिडीन। और ये क्या है, हमारा सिमिटिडीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है सर, जो चीज़ें हमने पढ़ी है उन चीज़ों का यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंशन है, और इस चीज़ को बनाते हुए ही आप इसको लिखने वाले हैं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा सर, फर्स्ट स्टेप था कि इथाइल 2 क्लोरोएसिटोएसिटेट व्हेन रिएक्ट्स विथ इनोलेट फॉर्म, ये क्या कन्वर्ट होता है, देखो रिएक्ट नहीं करता, ये पहले तो कन्वर्ट होता है इनोलेट फॉर्म में। ठीक है, अब इनोलेट फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर क्या होगा सर, ये रिएक्ट करेगा 2HCONH2 यानी कि फॉर्मामाइड एडिशन एलिमिनेशन सीक्वेंस से। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बना लेगा सर, ये कुछ इस तरीके की, देखो यहाँ पे कन्वर्जन भी दिखाया गया है कि कैसे ये इनॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्म होगा, और फॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है जो। अब इस रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा सर, इस रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये हमारे कंपाउंड बनेंगे। इस कंपाउंड में 2 रिएक्शन फिर फर्दर देखी जाएगी, विच इज़ यहाँ पे एक थायोल ग्रुप विच विल एड टू NH2। ठीक है, और दूसरा है मरकैप्टो इथाइलामीन। ठीक है, मरकैप्टो इथाइलामीन विच विल गिव दिस कंपाउंड, और ये कंपाउंड फर्दर रिएक्ट करेगा हमारे इस कंपाउंड से, जिसका नाम क्या है, डाईमिथाइल थायोसाइनोअमाइडो कार्बोनेट। अब इस कार्बोनेट से रिएक्ट करके दिस विल फॉर्म दिस कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली हुआ क्या, ये कंपाउंड इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, एक H निकला, और यहाँ से ये कंपाउंड निकला, और ये यहीं से क्या हो जाएंगे, बेसिकली ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद क्या होगा, CH3NH2 इसमें से रिएक्ट करेंगे, और फर्दर जो हमारा कंपाउंड है विच विल फॉर्म द सिमिटिडीन। ठीक है, बात के लिए देखो बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस होने की वजह से इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं कि चलो इस क्वेश्चन को ना अटेंड करके हम दूसरा क्वेश्चन अटेंड करेंगे, लेकिन जब आपके पास यही चॉइस हो तो आप इसको सीधे सीधे शॉर्ट करते हुए इसको यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ तक इसको 2 स्टेप में ख़त्म कर सकते हैं।
ठीक है, बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिमिटिडिन ब्लॉक्स द हिस्टामिन इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू H2 रिसेप्टर फाउंड ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स। देखो तो ये क्या करता है, हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारे गैस्ट्रिक GIT में, बेसिकली हमारे स्टमक में बात करें, स्टमक में हमारे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में पेरिटल सेल्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पे हमारे H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और यही H2 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं H+ के सिक्रीशन के लिए और HCl के फॉर्मेशन के लिए। तो ये क्या होगा, इनके अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो रिडक्शन इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक वॉल्यूम, एसिडिटी आर द रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। यानी कि जब इसको हमने ब्लॉक कर दिया तो भाई क्या हो गया, H+ कम हुआ, HCl कम हुआ और फर्दर जितने भी कॉम्प्लिकेशन थे, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यूजेस की बात करें, ट्रीटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ अल्सर, यूज फॉर ट्रीटिंग द कंडीशन इन विच टू मच एसिड इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक, यानी कि एसिडिटी। It is also used for treating acid reflux disorder like GED, peptic ulcer, disease heartburn and acid indigestion के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। खैर अब इनकी अल्टरनेटिव ड्रग्स आ चुके हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हम कौन सी, हाँ चलो इस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हैं किस तरीके की जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आई है हमारे H2 एंटागोनिस्ट के लिए, वो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और हम देखते हैं कौन सबसे अधिक पोटेंट हमारी जो ड्रग हैं उनको मेंशन कर सकता है जो कि इसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। ठीक है, फैमोटिडिन। फैमोटिडिन इज अ कॉम्पिटिटिव H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इट इज मेन फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट इज इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, यानी कि इसका भी जो मेन काम है वो क्या है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करना, और ये हमारे फैमोटिडिन के स्ट्रक्चर हैं। मैकेनिज्म, फैमोटिडिन ब्लॉक्स द हिस्टामिन इफेक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली बाइंडिंग टू H2 रिसेप्टर फाउंड इन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ पेरिटल सेल्स। देखो ये भी सेम है, मैकेनिज्म पूरी तरह से सेम है, सभी जितनी भी हमारी H2 एंटागोनिस्ट है सबका मैकेनिज्म लगभग सेम है, यूजेस भी सेम है। यहाँ पे याद रखेंगे, इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग द प्रिवेंटिंग द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल अल्सर, यूज इन जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ज़रूर से स्टार मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे और ज़रूर से ज़रूर आप यूजेस में इसको पिन करके आएंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इन विच एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाई स्टमक। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है, एसिड का अमाउंट जो होगा वो नॉर्मल अमाउंट से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है इन द स्टमक। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज PUD एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि GERD। अब बात करते हैं हमारी रेनिटिडिन की। तो रेनिटिडिन इज अ नॉन इमिडाजोल ब्लॉकर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप मेंशन करेंगे। इट इज अ नॉन इमिडाजोल ब्लॉकर ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर विच मीडिएट गैस्ट्रिक सिक्रीशन H2 रिसेप्टर। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर। ठीक है, इनका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे है, आप मेंशन कर सकते हो यहाँ से, और इनको इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में रखना है और ज़रूर से ज़रूर ड्रॉ करना है। मैकेनिज्म की बात करें तो रेनिटिडिन रिड्यूस करता है नॉर्मल एज वेल एज मील स्टिमुलेटेड सिक्रीशन ऑफ एसिड बाय पेरिटल सेल्स इन टू मैकेनिज्म। हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय ECL सेल्स इन स्टमक इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ H2 रिसेप्टर। देखो दो तरीकों से काम करता है, एक तो हमारे ECL सेल्स के थ्रू काम करता है और एक हमारे डायरेक्ट रिसेप्टर पे काम करता है। तो जब हम ये ECL सेल्स पे काम करता है, हिस्टामिन जब रिलीज हुआ हमारे ECL सेल्स पे इन द स्टमक and is prevented from the binding of H2 receptor on the parietal cells that stimulate the acid secretion। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारे H2 रिसेप्टर को बाइंडिंग से, जो कि हमारे पेरिटल सेल्स में एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। When H2 रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड, अब जब H2 रिसेप्टर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, एंटागोनाइज हो जाता है, तो क्या होगा, सब्सटेंस प्रोमोटिंग एसिड सिक्रेशन एग्जांपल गैस्ट्रीन, एसिटाइलकोलिन, ये भी क्या हो जाएंगे, इनिबिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एसिड सिक्रेशन HCl का सिक्रेशन है, H+ का सिक्रेशन है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। यूजेस की बात करें तो सर GERD में यूज़ होते हैं, हमने अभी भी देखा। दूसरा गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर्स में यूज़ होते हैं, इन विच गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन नीड टू बी इनिबिटेड। अब यहाँ पे इट इज़ गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ फेक्सोफेनाडिन एंड अदर एंटीहिस्टामिनिक फॉर ट्रीटिंग द स्किन कंडीशन लाइक हाइव्स एज वेल एज